Good morning, dear students. I am KP sir and welcome in History the Vision Chemistry online classes. Students, in this video we given some numerical problem which solve in home as a homework form. Clear? मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसे आपको घर पे करना है. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कई न्यूमेरिकल यूनिट कंसंट्रेशन के पढ़े हुए हैं भैया, ठीक है. तो इसको आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, पहला काम ये करना है. तो मैंने आपको करीब नंबर ऑफ 5 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिन्हें आपको हल करना है. जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं इसको ऐसे एज ए वीडियो बना करके आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा. आई नेक्स्ट आज का टॉपिक बेटा क्या है? सॉल्वेबिलिटी. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ा हुआ है. इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. Now we start another topic known as solubility. Known as solubility. What is the solubility? When a substance dissolved in water or dissolved in solvent, then substance have a tendency, have a power to dissolve in a solvent. That means, according to definition, at given temperature, the amount of solute at given temperature, the amount of solute dissolved in solvent, or at given temperature, the amount of solute which dissolved in 100 gram of solvent. At given temperature, the amount of solute is dissolved in 100 gram of solvent, which is dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution. To form saturated solution is called its solubility. Again, definition again. At given temperature, the amount of solute which dissolved in 100 gram of solvent, to form a saturated solution is called solubility. Its solubility. It is generally represented as S. It means in Hindi version, what is the solubility? Solubility क्या है कि आप किसी सब्सटेंस को, किसी सॉल्यूट को ले और आप 100 ग्राम का सॉल्वेंट ले और इसमें डिसॉल्व कर दें. ऐसा करने पर अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो आपके सब्सटेंस का जो अमाउंट था इट इज कॉल्ड इट्स सॉल्वेबिलिटी. Like that, sugar dissolved in water. 5 gram sugar dissolved in 100 gram of water, and the solution becomes saturated. Then the solubility of sugar is 5 gram per liter. 5 gram. Clear? हिंदी वर्जन हम कह सकते हैं कि मैंने 5 ग्राम शुगर लिया हुआ है, ये सॉल्यूट है, और मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया हुआ है. इसमें मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, और जब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया तो जो मेरा सॉल्यूशन था सैचुरेटेड हो गया. व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड का मतलब अब इसमें और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा, अब इसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं होगा. दैट मीन्स आप अगर इसके बाद भी आप डिसॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्यूट का आपका रेस्ट अमाउंट मिलेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो ऐसा करने पे जितना अमाउंट लगा, कितना लगा? 5 ग्राम शुगर का कितना लगा? 5 ग्राम. वही 5 ग्राम की क्या बन जाएगी? सॉल्वेबिलिटी. Clear? Now start the factor affecting solubility. Temperature, nature of solute or solvent, in little amount of pressure. The first is temperature. Generally, this is depend upon when a solute dissolved in solvent. It may seem that this is the exothermic process or endothermic process. When a solute is dissolved in solvent, then seen that the process is endothermic or exothermic. If process is endothermic, then increases the temperature, solubility increases. But when a solute dissolved in a solvent and the process is exothermic, that means temperature increases, the solubility of substance decreases. Clear? हिंदी वर्जन में मैं कह सकता हूँ कि जब आप किसी सॉल्यूट को
टेम्परेचर किसके इफेक्ट करता है ये देखते हैं। जब आप किसी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो उसके डिसॉल्व होने की जो क्रिया होगी वो दो तरीके से हो सकती है। हो सकता है उसके डिसॉल्व होने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसको आप बोलते हो कि द प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब, द प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब। ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक। क्लियर? और एक्सोथर्मिक क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व। ऐसा कोई प्रोसेस हो कि उसमें से हीट निकले, ऐसा कोई प्रोसेस हो कि उसमें से हीट निकले, हीट इवॉल्व हो तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक, पहले तो ये दोनों क्लियर हुआ। एंडोथर्मिक क्या है? द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। The process in which heat is absorbed is called endothermic. The process in which heat is evolved is called exothermic. Clear? अब आते हैं बात टॉपिक पे कि अगर किसी सॉल्यूट को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया और जब डिसॉल्व कर दिया तो इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। दैट मींस इस प्रोसेस में हीट लगी, इस प्रोसेस में हीट यूज हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसे हीट की जरूरत है। इस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व होने पर हीट चाहिए। हीट जितना हीट बढ़ाएंगे सॉल्वेंटी में उतनी ही बढ़ती जाएगी। कहने का एक छोटा सेंस है, जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्वेंटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द सॉल्वेंटी इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो और एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी इवॉल्व हो। ऐसा कोई आप मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और एनर्जी रिलीज हुई। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बना जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक हुआ। और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर, एनर्जी रिलीज होने का मतलब इस रिएक्शन को या इस मिक्सचर को बनने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, तभी तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, फिर भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्वेंटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दिस इज बेस्ड ऑन ली-सतेलिए प्रिंसिपल। द होल टेम्परेचर इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ली-सतेलिए प्रिंसिपल। भैया आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ ली-सतेलिए प्रिंसिपल, क्लियर है? वहां पर भी आपने एंडो और एक्सो पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी एंडो प्रोसेस होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी, जब भी एक्सो प्रोसेस होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंटी घटेगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड फॉर दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द टेम्परेचर, सॉल्वेंटी इंक्रीजेस। क्लियर? हिंदी में मैं कह सकता हूँ कि व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जब मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ भैया तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। मतलब शुगर को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए हीट चाहिए, शुगर को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए हीट चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और मैंने कहा एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंटी हमेशा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपके सब्सटेंस की सॉल्वेंटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक के लिए, जैसे कभी आपने सुना होगा उसको बोलते हैं क्विक लाइम, चूना। ठीक है, या आपने कभी घर में किया हो, सर्फ देखा? सर्फ को आप ले लो हल्का सा, उसमें एक दो बूंद पानी आप ऐड कर दो, कुछ ड्रॉप वाटर आप ऐड कर दो उसमें, उसको आप अंदर कर लो तो गर्म हो जाता है। कभी आपने किया हो, आप कभी देखिएगा हल्की से आपको हीट वहाँ पे महसूस होगी और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो कैसा है प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। कभी आपने गाँव में देखा हो अपने घरों के आसपास चूना की जो पुताई होती है, चूना से जो लाइनिंग की जाती है, चूने को वाटर में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। चूने को जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लाइन को जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब अगर अब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्वेंटी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्वेंटी। नाउ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इफ compound is ionic, it is highly soluble in porous solvent। यहाँ पे मैं 2 मिनट रुकूंगा, मैं बताऊंगा कि कंपाउंड 2 टाइप हो सकते हैं। एक आयनिक जो आयनाइज होते हैं, द कंपाउंड विच इज डिसोशिएट इनटू आयंस, आयनिक, एंड दूसरे हम लोग बोलते हैं
ऑर्गेनिक बोल दो या कोवैलेंट कंपाउंड बोल दो, नॉन आयनिक बोल दो, जो भी आप बोल दो, कि ऐसे कोई सब्सटेंस जो वाटर में जो डिजॉल्व जो आयनाइज नहीं होते, तो सब्सटेंस विच डज नॉट आयनाइज आर कॉल्ड कोवैलेंट। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, दो कंपाउंड में, एक आयनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होते हैं आयंस में, दूसरा कोवैलेंट या ऑर्गेनिक जो डिसोसिएट नहीं होते, दो वर्ड। दूसरा पोलर और नॉन पोलर, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसे बोलते हैं पोलर, जिसका कम होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर में अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करोगे किसी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, अगर इसमें कोई आप आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करोगे तो इसकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी। बट उसी आयनिक कंपाउंड को अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्वेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे देखना होगा आपका सॉल्यूट किस नेचर का है, आपका सॉल्यूट किस नेचर का है। इफ सॉल्यूट इज एन आयनिक कंपाउंड इट इजीली डिसॉल्व इन वाटर or polar solvent, but a covalent compound or organic compound are not easily soluble in polar solvent. If solvent has greater value of dielectric constant, अगर आपके सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है तो इसकी जनरली है उसकी सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगले वीडियो का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। बहुत